तो देखो अब नया चैप्टर ओपन करो पनिशमेंट का। तो ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है चैप्टर, इसको याद रखिएगा। ये चैप्टर 3 है, चैप्टर 3 है ये। इसका जो है इंडियन पिनल कोड में चैप्टर 3 किससे संबंधित है? पनिशमेंट यानी दंड से। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसा आपने पहले देखा था कि वेयर देयर इज़ राइट देयर इज़ रेमेडी। तो अब आपको अगर कोई अधिकार दिए गए तो उनको प्रोटेक्ट करना ही होगा। तो पनिशमेंट दिए गए, तो पनिशमेंट में सबसे पहले चीज़ ये देख लेनी है कि सेक्शन जो दिया है पनिशमेंट का, कहाँ पे पनिशमेंट कितने टाइप्स के होंगे, यानी आईपीसी कितने प्रकार के दंड को बताता है। तो सबसे पहले ये जो चैप्टर है चलेगा तो 53 से 75 तक, लेकिन इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो परीक्षा से उपयोगी सेक्शंस हैं उनको ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले 53 को देख लेते हैं। ये बताता है कि जो पनिशमेंट यानी दंड हैं कितने प्रकार के हैं, कितने प्रकार के दिए जा सकते हैं इस अधिनियम के अंतर्गत। तो सबसे पहले देखिए, कैपिटल पनिशमेंट यानी डेथ सेंटेंस दिया जा सकता है, मृत्यु दंड दिया जा सकता है। फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट अर्थात आजीवन कारावास। ये ओमिटेड शब्द इसलिए लिखा जरूर है यहाँ पर, लेकिन इसलिए याद रखना चाहिए क्योंकि जब आपसे पूछा जाए कि भारतीय दंड संहिता आईपीसी में कितने प्रकार के दंड वर्णित हैं प्रेजेंट, तो 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ 5 यानी 5 तरह के दंड दिए गए। तो इसका दूसरा इम्पैक्ट ये पड़ता है कि किस दंड को हटा दिया गया है। दूसरा सवाल तो ये भी दिमाग में रखिए कि पहले क्या दिया कि सेक्शन 53 में 53 में कितने प्रकार के दंड वर्णित हैं। तो आप जब बेयर सामने रखेंगे तो यहाँ वाला तो ओमिटेड है, तो आप इसको काउंट नहीं कीजिए, 6 मत गिनिए। 1 2 3 4 5, तो गिनते समय 1 2 इसको यहाँ हटा लिया और 3 4 5, टोटल कितने वर्णित हैं? 5। अब पहले जो 6 थे, लेकिन ये हटा दिया गया है जो 3 नंबर पे था एक्चुअली। अब जिसे हटा दिया गया है, अब इसके दूसरा सवाल ध्यान रखिए कि किसे हटा दिया गया है, कौन सा दंड था जिसे हटा दिया गया है। तो ट्रांसपोर्टेशन है, पहले इसे कहते रहे काला पानी देश निकाला देना, अब उसे हटा दिया गया, तो ये ओमिटेड है। तो टोटल सवाल को फोकस करिए, कितने प्रकार के दंड वर्णित करती है? डेथ सेंटेंस, मृत्युदंड, कैपिटल पनिशमेंट, आजीवन कारावास, फिर इम्प्रिजनमेंट यानी कारावास। और ये कारावास किस तरीके का है इसमें क्लास देखिए, एक है रेगरस यानी कठोर, और दूसरा सिंपल यानी साफ। तो इम्प्रिजमेंट भी दिखाई पड़ा यहाँ पर, तो इसको आप काउंट मत कर लीजिए उसके साथ में 1 2 3 4 5, नो, 1 2 इम्प्रिजमेंट 3, फॉरफिटिंग ऑफ प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का अपहरण, संपत्ति का फॉरफिटिंग ऑफ प्रॉपर्टी, फाइन यानी जुर्माना, फाइन माने जुर्माना। तो पहला फोकस कर लिया डेथ सेंटेंस, एक प्रकार का दंड, लाइफ इम्प्रिजमेंट ये हटा दिया गया था, ट्रांसपोर्टेशन, इम्प्रिजमेंट रेगरस यानी कठोर, सादा यानी सादा, फॉरफिटिंग ऑफ प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का समर्पण, फाइन माने जुर्माना। तो ये 5 प्रकार के दंडों का वर्णन करता है। क्योंकि रीजन ये है, असल में एक मैक्सिम जब शुरुआत में देखिए तो नलम क्राइम साइन लीगे एक मैक्सिम यूज की जाती है, नलम क्राइम साइन लीगे, यानी जिस कार्य को आपको अपराध बनना है उसके लिए कोई विधि तो होनी चाहिए, बिना विधि के आप किसी कार्य को अपराध कैसे बना दें। तो इसलिए ये आवश्यक है कि ये जो दंड है वर्णित तो किए जाएं और किन कार्यों के लिए दिए जाएंगे, किन को दंड नहीं बनाया जाएगा। इसलिए ये आवश्यक जरूर है कि इनकी कैटेगरीज को बता दिया जाए। तो ये 5 प्रकार के हैं और एक हटा दिया गया है, और जो इम्प्रिजमेंट होता है वो 2 तरीके का हो। तो एक ये क्लियर हो गई। दूसरी चीज़ और क्लियर कर लीजिए कि दंड के प्रमुख सिद्धांत कौन से हैं, थ्योरी क्या हैं। तो ये 5 ही हैं इधर, देखा आपने, तो 5 थ्योरी भी है। ये दूसरी चीज़ 5 क्या है थ्योरी ऑफ पनिशमेंट, आर से शुरू होगी और आर पे ख़त्म हो जाएगी। आर से
रेट्रीब्यूटिव। रेट्रीब्यूटिव माने होता है प्रतिशोधात्मक। प्रतिशोधात्मक कांट इसके जो है मानने वालों में से हैं प्रतिशोधात्मक, यानी जिसमें कहते थे दांत के बदले दांत, हाथ के बदले हाथ। एक्सपिएटरी यानी प्रायश्चित का सिद्धांत। प्रायश्चित दंड इसलिए दिया जाता है कि प्रायश्चित हो जाए। ठीक। तीसरा देखिए आर ई एक्सपिएटरी। डेटरेंट, डेटरेंट थ्योरी यानी भय प्रतिकारक। भय प्रतिकारक यानी अपराध के लिए अपराधी को जो दंड दिया जाना है वो केवल इसलिए नहीं दिया जाता है कि उसको अपराध से रोके, बल्कि दूसरे लोग भी अपराध न करें, इसलिए वो डेटरेंट है। प्रिवेंटिव अपराधी को पुनः अपराध करने से रोका जाता है, प्रिवेंटिव। और ये आजकल के समय जो रिफॉर्मेटिव थ्योरी है सुधारात्मक। तो देखिए आर से शुरू हुआ और आर पे खत्म हो गया। 1 2 3 4 5 थ्योरी है। तो दंड के प्रमुख सिद्धांत कौन से हैं? 5 प्रमुख सिद्धांत हैं। पहला रेट्रीब्यूटिव, एक्सपिएटरी, डेटरेंट, प्रिवेंटिव, रिफॉर्मेटरी। हिंदी में प्रतिशोधात्मक, प्रायश्चित का सिद्धांत, भय प्रतिकारक, प्रिवेंटिव यानी सुधारा, रिफॉर्मेटरी माने सुधारात्मक। तो ये आपको 5 सिद्धांत दिखाई पड़ जाएंगे। इसकी हिंदी देख लीजिएगा, थोड़ी दबी दिमाग में नहीं आ पा रही। ये तो पूरी चीज क्लियर हो गई। अब यहीं पर जो डेथ सेंटेंस को देख रहे हैं यहीं पर देख लीजिए कि कैपिटल जो पनिशमेंट है ये दिए जाने के ऊपर है कि कब दिया जाना चाहिए। तो इसके लिए केस लॉ देख लीजिए। यहाँ पर कैपिटल पनिशमेंट के लिए एक केस लॉ देख लीजिए। डेथ सेंटेंस के लिए एक कैपिटल पनिशमेंट, इस पर केस देख लीजिए बचान सिंह का। बचान सिंह का केस है वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। बचान सिंह से ही याद रखिए, जब केस फेमस हो जाते हैं तो बचान सिंह केस। इसमें कहा गया था कि रेयरेस्ट टू रेयर, विरल से विरलतम मामलों में, रेयर टू रेयरेस्ट, रेयर टू रेयरेस्ट यानी मृत्युदंड कब दिया जाना चाहिए? विरल से विरलतम मामलों में। कौन सा केस है? बचान सिंह का केस है। बचान सिंह केस बताता है। दूसरा एक केस और देख लीजिएगा इस पे, अटॉर्नी जनरल ऑफ वर्सेस अटॉर्नी जनरल ऑफ। इसको एक केस देखिए, बता रहा हूं मैं आपको। अटॉर्नी जनरल वर्सेस लक्ष्मी। इसको कभी कभी लक्ष्मी देवी लिखा है और कहीं कहीं लक्ष्म्या देवी देखा होता है। तो अटॉर्नी जनरल वर्सेस, जैसे लिखा होगा अटॉर्नी जनरल वर्सेस लक्ष्मी देवी। इसमें एक रूलिंग आई है कि पब्लिक के समक्ष फांसी देना ये असंवैधानिक, खुलेआम फांसी पर लटकाना, भले उनके मैनुअल में क्यों ना लिखा हो, लेकिन अमानवीय है, मानव गरिमा के विरुद्ध है। इसलिए अटॉर्नी जनरल वर्सेस महालक्ष्मी, ये लक्ष्मी देवी वाले केस में कहा गया कि खुलेआम पब्लिक के सामने फांसी या मृत्युदंड का निष्पादन नहीं किया जा सकता है। ठीक, तो 2 चीज़ें आपको क्लियर दिख जाएंगी। तो ये तो सिंपल चीज़ आपकी यहाँ पर मैंने खत्म की। अब आगे चलते हैं। यहाँ तक तो कोई क्लियर नहीं दिख रहा? तो क्लियर है। तो 5 टाइप्स दिए हुए हैं और 5 ही थ्योरी भी है। तो 5 से याद रखिए, भूलेंगे नहीं। फिर कैपिटल पनिशमेंट पर केस लॉ प्लस एग्जीक्यूशन अगर पब्लिक के सामने कराना है तो उसको रोक लगा दी है। तो यहाँ तो क्लियर हो गया कि 5 केस उसकी हो गई, 5 दोनों हो गए, 5 चीज़ों को मतलब ही नहीं। अब यहाँ पर देखिए कि अब जो आगे सेक्शंस इसमें दिए हैं पनिशमेंट वाले, कौन से सेक्शंस इंपॉर्टेंट है। तो 53 देख ही लिया था, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। और 53A को छोड़ दीजिए,
इसको 53A को छोड़ दीजिए, रीडिंग मत। अब आ जाइए ऐसे लिखिए 53/54, 55, 55A, इनको अलग कर लीजिए, एक साथ करके एक ग्रुप में कर दीजिए ये तीनों सेक्शन। क्यों? यहाँ पहला लिखा था जहाँ हमने डेथ पनिशमेंट जहाँ लिखा था और जहाँ लिखा था लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ये दो टाइप पनिशमेंट आपने दिए थे। तो अब ये अगर दिए गए हों, इनको कम्यूट करना हो, कम करना हो, जो आपको पनिशमेंट दिया है इसको कम किया जा सकता है या इसको कम बदला जा सकता है। कम्यूटेशन माने लघुकरण, इसका मतलब होता है लघुकरण, जो पनिशमेंट दिया गया है उसे लघुकरण करना, कम करना, कम्यूट करना। देखो क्या लिखा है हेडिंग, देखो 54 में कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस है। तो कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस मीन्स कि उसको लघुकृत करना। कैसे करना? तो इसके लिए जो सेक्शंस हैं 54 में डेथ पनिशमेंट के लिए, 54 में 54 में डेथ के लिए, 55 में लाइफ इम्प्रिजनमेंट के लिए, यानी दोनों में कॉमन क्या है? लघुकरण कर दिया जाए। कौन करेगा? तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट करेगी। कौन करेगा? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट करेगी। तो जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो कहाँ है? 55 में। तो तीन एक अलग ग्रुप में आपको तीनों सवाल अलग दिख रहे हैं। क्या दिख है? कि जो आपको पनिशमेंट डेथ पनिशमेंट मिला है, जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला है, उसको कम किया जाता है, कम्यूट किया जाता है, लघुकरण किया जाता है। कहाँ? 54 में डेथ, 55 में लाइफ और 55A में कौन करेगा? तो आप जवाब क्या देंगे? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, समुचित सरकार, समुचित सरकार। बिल्कुल सिंपल, आपको सेक्शन ये अलग ही ग्रुप हो गया, बिल्कुल एक अलग ग्रुप हो गया, केवल इसी वाले पहले वाले क्लास से अलग कर दिया ग्रुप ने। तो ये ग्रुप आपको बिल्कुल सीधा हो गया होगा, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आपको। क्लियर हो गया? इसमें कुछ नहीं रखा हुआ। अब 55A तक हो गया था, 56 जो है ओमिटेड हो चुका है, इसको गिनने की जरूरत नहीं है, ओमिटेड, ये ओमिटेड है, जा चुका है। अब यहाँ पर आप लिखिए सेंटर में 60 लिख दीजिए, 60 लिखा, 60 के दो नीचे और दो ऊपर, यानी 59, 58, 61, 62, ये है ही नहीं, ये ओमिटेड हो गए, इनको याद करने की जरूरत ही नहीं, आपका समय बच जाएगा। ये ओमिटेड है, यानी जो कुछ प्रोविजन मिलाने को आ जाए तो इनमें ओमिटेड हो गए, मतलब ही नहीं। तो 60 से ठीक दो ऊपर, 60 से ठीक दो नीचे, ओमिटेड, खत्म। इनको आपने हटा दीजिए पढ़ते समय। अब यहाँ 57 आपको मिल जाएगा और इसके बाद 63 वगैरह आगे मिलेंगे। तो पहले देखते हैं जो है, ये तो ओमिटेड ही होगा, इनको आपको मतलब नहीं। इस 60 से ठीक ऊपर दो कुछ नहीं है और दो नीचे कुछ नहीं, इसको हटा दो। अब बचा 57 और 60 इसके नीचे जो आते रहेंगे, ठीक। अब देखो 57 में सिंपल जो चूंकि हमने यहाँ बात करी थी लाइफ इम्प्रिजनमेंट के लिए, तो 57 की जो हेडिंग है, जो शीर्षक है, मार्जिनल हेडिंग है, वो आपको आप ब्रिटिश वाले पढ़नी चाहिए, क्योंकि उसमें एक अंक प्रयोग किया गया है 20 ईयर्स, 20 साल। तो उसकी हेडिंग देखिए क्या है? फ्रैक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट, यानी जो दंडाविध की जो भिन्न है उनको गिनते समय कितना गिना जाएगा? 20 ईयर्स गिना जाएगी। आप याद रख लीजिएगा, इसकी हेडिंग तो बिल्कुल सिंपल है, फ्रैक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ कंडीशन कितनी होगी? 20। किस लिए? जब लाइफ इम्प्रिजनमेंट को गिनेंगे तब। तो इस एक केवल हेडिंग देखी जा सकती है। इसके बाद अब 60 में आ जाइए, ये इंपॉर्टेंट आपका सेक्शन है, ये आपको इसलिए बताने के लिए आ रहा है क्योंकि आपने यहाँ तीसरे वाले में वर्ड यूज किया था इम्प्रिजमेंट। तो इम्प्रिजमेंट आपको या तो रिग्रेस दिया जा रहा था या सिंपल दिया जा रहा था। तो ये जब पनिशमेंट का चैप्टर में पढ़ रहे हैं तो ध्यान देना ही पड़ेगा कि आपने जो ऑफेंस अपराध किया है उसके लिए जो भी पनिशमेंट मिलेगा तो या तो रिग्रेस होगा या सिंपल होगा। तो ये बताना पड़ेगा कि जो आपको पनिशमेंट मिल रहा है क्या टोटली रिग्रेस मिलेगा, होली मतलब से कर सकते हैं, या टोटली सिंपल होगा, या कुछ रिग्रेस होगा और कुछ सिंपल होगा। तो धारा 60 क्या कहती है? देखिए हेडिंग देखिए, बस। तो एक धारा 60 क्या बताती है? केवल इसी बात को आपको क्लियर कर रही है कि जो आपने अपराध किया है, ऑफेंस किया है, ऑफेंस यानी 40, क्योंकि बार बार जब कोई शब्द बोलिए तो जहाँ वो परिभाषित है उसको तुरंत ध्यान कर लीजिए, भूलता नहीं। ऑफेंस
किया है तो या तो उसके लिए जो इम्प्रिजमेंट अगर मिलना है, ऊपर वाले देख ही चुके थे, तो फिर वो तो या तो रेगुलस होगा या सिंपल होगा, या तो होली हो सकता है पूरी तरीके से या पार्शली हो सकता है। तो ये सेक्शन 60 में उन्होंने एक मापदंड निर्धारित कर दिया। तो 60 क्लियर ही हो गया है कि जहाँ पर आपको इम्प्रिजमेंट जो दिया जाएगा या तो टोटल वो पूरी तरीके से या तो रिग्रेस होगा या सिंपल होगा, दोनों को मिला के हो सकता है, शेष भाग रिग्रेस हो सकता है या शेष बचा हुआ हिस्सा है वो सिंपल हो सकता है। वो तो वहाँ कंप्लीट कर दिया पहले में। 63 में ये चीज देखिए कि जो कहना चाहते हैं कि जहाँ पर जुर्माने की रकम जो होगी क्या होगी, तो कहता है कि एक वर्ड यूज किया गया है अनलिमिटेड और दूसरा वर्ड यूज किया गया है एक्सेसिव। तो क्या नहीं होगी, याद रखना कि जहाँ पर आपको जुर्माना फाइन इम्पोज किया जाए तो अमर्यादित तो हो सकती है अनलिमिटेड, बट एक्सेसिव अत्यधिक नहीं हो सकती, नॉट। ये अगर याद कर लिए तो आपको 63 पे एक स्टेटमेंट हमेशा दिखाई पड़ता है कि जो जुर्माने की रकम आपको इम्पोज की गई है तो क्या होगी, तो रकम क्या होगी, इसका फार्मूला है अनलिमिटेड वर्ड यूज किया गया है और एक्सेसिव। देखो पढ़ो उसको, रीड करो यहाँ पर। अमाउंट ऑफ फाइन, हाँ, यहाँ पर पता नहीं फाइन कितना दिया जाएगा, नहीं बताया गया, वहाँ कितना हो जाएगा। तो ये फार्मूला बना लीजिए, वहाँ पर अनलिमिटेड तो हो सकती है लेकिन एक्सेसिव अत्यधिक नहीं हो सकती, ये खत्म हो जाएगा, इसमें और ज्यादा कोई चीज नहीं आपकी बनती है। 63 अब आ गया 64। तो 64 जो है वो बिल्कुल, इसलिए आप ध्यान रखिए कि जो आपको पनिशमेंट दिया जाएगा वो नॉन पेमेंट की वजह से दिया जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पर उठता है कि एक ऐसा ऑफेंस आपने किया है जो जिसमें आपको इम्प्रिजमेंट भी दिया जा सकता है और फाइन भी दिया जा सकता है एंड लगा, यानी ऐसा ऑफेंस जो किया है जो दोनों से ही दंडनीय है, और आपने ऐसे ऑफेंस में फाइन जो है नहीं दिया है, डिफॉल्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये उठता है डिफॉल्ट करने में, तो जुर्माना ना देने पर जो आपको कारावास मिलेगा, इसकी हेडिंग ये कहती है जुर्माना आपने नहीं दिया है तो कारावास। इससे संबंधित नियम क्या कहता है, तो कहता है जो मेन जो सजा जो आपको दी गई इम्प्रिजमेंट की उसके अतिरिक्त होगा, इन एडिशन है। तो आप जो मूल जो आपको सजा कर 2 साल की इम्प्रिजमेंट है, फाइन जितना भी हो अगर आपने नहीं पे किया है उसके लिए जो भी सजा दी जाएगी वो इसके अतिरिक्त होगी। तो सिंपल फॉर्मूला, जुर्माना ना देने पर कहाँ पर, जहाँ पर जो आपने अपराध किया है वो जुर्माने से और इम्प्रिजमेंट यानी कारावास दोनों से ही दंडनीय है, वहाँ पर आपने जुर्माना नहीं दिया है तो जो भी आपको इसकी जुर्माना न देने के एवज में जो भी कारावास मिलेगा उसके अतिरिक्त होगा। तो ये 64 में, अब देखिए 64 में इतनी चीज तो क्लियर कर दी। अब यहाँ पर ये बताना पड़ेगा कि वो जो आपको जुर्माना दिया जाएगा, अपोज किया जाएगा, कितना होगा, कैसे उसको डिटरमाइन किया जाए कि जुर्माना आपने नहीं दिया है, कितना होगा, उसके लिए कारावास। तो कारावास कितना होगा, तो वर्ड यहाँ पर 65 में यूज करते हैं 1/4। 1/4 किसका, जो आपको देखिए ऑफेंस कैसा था, जो कि कारावास से भी दंडनीय था, जो फाइन से भी दंडनीय था, दोनों था। वहाँ पर आपने फाइन नहीं दिया है तो आपको जो फाइन न देने के एवज में ये 1/4 किसका है, कहते हैं जो आपको कारावास दिया गया था, मान लीजिए 6 साल का दिया गया था तो उसका 1/4, 8 साल का दिया गया था तो उसका 1/4, जो भी आपको ओरिजिनली सेंटेंस दिया गया है उसका 1/4 होगा। तो सिंपल, इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। 66 को छोड़ दीजिए, हम जो क्वेश्चन पढ़िए उसके साथ पढ़िए। 67 में आ जाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये कहता है कि ऐसा ऑफेंस जो किया है जिसके लिए आपको केवल जुर्माने से ही दंडनीय है, यानी केवल फाइन इम्पोज किया जा सकता है। 67 कर रहा है केवल फाइन इम्पोज किया जा सकता है। तो अब वहां पर अगर आप फाइन नहीं देंगे तो क्या होगा, तो इसके लिए उसने एक स्केल निर्धारित कर दी है, इस सेक्शन ने एक स्केल बना दी है। स्केल देखिए यहाँ पे बनी हुई है कि जहाँ पर ये रुपीस है,
आपने एक फाइन की बात है जहाँ पर आपको फाइन इम्पोज किया गया 50 रुपए का और वहाँ पर आपने जुर्माना नहीं भरा, तो जो आपको ऐसे केस में जो आपको इम्प्लीमेंट दिया जाएगा वो 2 मंथ से ज़्यादा का नहीं। ठीक। दूसरी चीज, जहाँ पर 100 रुपए का आपको जुर्माना किया गया था और आपने नहीं उसको दिया है पेमेंट, नॉन पेमेंट, तो 4 मंथ है। उसी प्रकार एनी अदर केस, अब इनके अलावा कोई और अमाउंट है तो उसमें 6 मंथ होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो इसका अगर टेबल बना लिए तो 67 में आपको टेबल याद हो जाएगा। और यहीं पर इसके साथ में एग्जाम्पल अगर देखना चाहें 67 के बाद 68 छोड़ दीजिए, 69 में चले जाएं तो इसके लिए एग्जाम्पल एक साथ में 69 के सेक्शन में इलस्ट्रेशन दिया हुआ है। कोई भी एग्जाम इसमें ले सकते हैं कि अगर आपने 100 रुपये अगर नहीं आपने पेमेंट किया है तो आपको 4 मंथ के लिए, तो अगर आप 2 मंथ तक बंद रह जाएं, अब बचे 2 मंथ है तो इसमें ये 100 रुपये में आप 50 रुपये कम हो चुका है, तो आप अगर 50 रुपये जिसमें जमा कर देंगे तो उस लिमिट हो जाएगा, छोड़ दिए जाएंगे तो एग्जाम जाएगी। तो उसके लिए 69 में सिंपल एग्जाम्पल दिया है। वो खैर प्रॉब्लम बेस्ड सवाल होते हैं, लेकिन यहाँ पर केवल इतना ही याद रखिए इसमें ये इसके चार्ट के साथ में स्केल क्या दी है कि केवल जो जुर्माने से दंड आपने नहीं दिया है तो कितना जुर्माने की रकम इधर दी होगी, 50 रुपये, 100 रुपये या एनी अदर केसेस। 50 रुपये में 2 मंथ, 100 में 4 और एनी अदर केस में 6 मंथ से ऊपर नहीं, तो आपका सीधा सेक्शन हो जाए। यानी 50 रुपीज था तो आप आ गए थे 2 मंथ के लिए, 100 रुपीज में 4 मंथ और एनी अदर केस में 6 मंथ। ठीक, तो ये आपका सेक्शन 67 स्केल कवर कर देगा। तो कहाँ तक सेक्शन हो गया था आपका ये? अब आ जाइए 73 पर। 73 में एकांत कारावास, यानी ये एकांत कारावास दिया हुआ, यानी सोलिटरी कन्फाइनमेंट। तो पहले सेक्शन देख लीजिए सीधा डायरेक्ट सवाल में कि अगर ये पूछा जाए एकांत कारावास कहाँ पर है तो 73 पे। दूसरी चीज, इसके लिए क्या चीजें आवश्यक हैं एकांत कारावास की? तो पहली कंडीशन 73 में कि जो आपको इम्प्रिजमेंट दिया गया हो, कारावास दिया गया हो, वो रिग्रेस होना चाहिए। पहली बार रिग्रेस होना चाहिए। और टोटल जो भी आपको एकांत कारावास दिया जाएगा, टोटल समय कितना हो सकता है? 3 मंथ, इससे ज़्यादा का हो ही नहीं सकता। यानी जो भी आपको एकांत कारावास का आदेश दिया जाएगा तो 3 मंथ से ज़्यादा के लिए नहीं हो सकता है। पहला फार्मूला कहाँ? ये केवल वहाँ एकांत कारावास कहाँ पर है? सेक्शन 73 कहाँ पर दिया जाएगा? जहाँ पर रिग्रेस कठोर इम्प्रिजमेंट दिया गया, और इसकी जो अवधि होगी 3 मंथ से ज़्यादा के लिए कभी नहीं होगी। टोटल जो दी जाएगी टोटल वो 3 मंथ होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। अब इसके लिए फार्मूला क्या है? अब देखिए कह रहा है कि जहाँ पर आपको कारावास अप टू मतलब लेकर 6 मंथ तक के लिए आपको कारावासित का आदेश दिया गया, रिग्रेस है आपके लिए, तो वहाँ पर जो आपको दिया जाएगा एकांत कारावास वो 1 मंथ का होगा। वहाँ पर क्या होगा? 1 मंथ का होगा। यानी 6 मंथ तक के लिए अगर आपको कारावासित किया गया तो उसमें आपको कितना दिया जा सकेगा? 1 मंथ के लिए। तो इसको मिलाने के लिए याद रखा करिए। फिर जब 6 मंथ से अधिक होगा किंतु 1 ईयर तक का कोई कारावास दिया गया है तो उसमें जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है उसकी पीरियड क्या होगा? देखिए 2 मंथ, वहाँ पर 2 मंथ के लिए आपको एकांत कारावास दिया जा सके। फिर अब 1 ईयर, अगर 1 साल से ऊपर का अगर आपको कोई रिग्रेस कारावासित किए गए हैं तो उसमें आपको जो दिया जाएगा वो किसी भी कीमत पर 3 मंथ से ऊपर नहीं होगा। ये सिंपल है। इसके बाद एक चीज़ और देखना चाहें सेक्शन 74 में जाके चले आइएगा और ये देख लीजिएगा कि जो भी आपको ये सोलिटरी कन्फाइनमेंट दिया गया है ये किसी भी तरीके से एक बार में किया जाएगा, 14 दिन से ज़्यादा के लिए नहीं होगा। किसी भी दशा में एक बार में जब एग्जीक्यूशन कराने जाएंगे, जैसे इसी में कोई मैटर लीजिए 2 मंथ का आपको दिया गया रिग्रेस, इसके साथ में इम्प्रिजमेंट है 2 महीने की आपका सोलिटरी कन्फाइनमेंट, तो एक बार में जो एग्जीक्यूशन कराया जाएगा एक बार में 14 दिन से ज़्यादा के लिए नहीं होगा। तो ये सिंपल है। अगर इसका एग्जाम्पल अगर देखना चाहें
74 में देख सकते हैं, 73 में सिंपल ये आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे चैप्टर जो है खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर में इसके जो 76 है 106